बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं आपके साथ है ना आदिल, और मैं ब्रांड न्यू मैं नहीं हूं, मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। दिन भी ब्रांड न्यू है, यस, लॉट्स ऑफ ब्रांड न्यू थिंग्स। और उम्मीद ये है कि आपका दिन अच्छे से शुरू हो चुका है। नहीं हुआ तो कर लीजिए ना भाई। इस वक्त 9:06 हो चुके हैं पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक, और आपका उठना बनता है अगर आपका कोई भी काम ऐसा है जो आज के दिन आपने मुकम्मल करना है। वक्त का मुकाबला सख्त का एक सिलसिला है, और पाकिस्तान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम लोग टाइम की कदर नहीं करते ना, और हमें टाइम की कदर नहीं है, और इस बात की भी कदर नहीं है कि हमें टाइम की कदर करनी चाहिए। खैर, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो, है ना। अब हम सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं क्रिकेट की। क्रिकेट जनाब, मैं इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई हूँ इमरान के। डर यही है कि आज अगर नहीं जीतते ना तो फिर बात नहीं बननी है हमारी। जो जीतेगा वो लीड हासिल कर लेगा। आज लाहौर में ग्रीन शर्ट्स और ब्लैक कैप्स की जो 5 मैचेस की जो सीरीज है ना, उसका फैसला कुन मैच होना है, जिसके लिए 2 मैच अभी बाकी है। सीरीज ऑलरेडी 1-1 से बराबर है। आज चौथा मैच जो जीतेगा उसे नफसियाती बर्तरी भी मिल जाएगी। बिल्कुल, नफसियाती बर्तरी। और अगर खुदा न खास्ता ब्लैक कैप्स ने ये मैच जीत लिया तो पाकिस्तान नफसियाती बर्तरी के साथ साथ या नफसियाती कमतरी के साथ साथ और बहुत सारी ऐसी कमतरीज हैं जिनका शिकार हो जाएगा। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी टीम ने एक्चुअली वाइट वॉश करना था। एक मैच बारिश ने बिगाड़ा था, फिर एक मैच तो हम हार ही गए। तो लाहौर का स्टेडियम है पाकिस्तान का, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो लाहौर स्टेडियम इंक्लूडिंग कैप्टन खेल के आगे बढ़े हैं। तो कदाफी तो हमारा अपना घर है, खास तौर पे क्रिकेट का घर है पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तानी टीम को उसूली तौर पे जीतना चाहिए। फिर लाहौरियों की मुकम्मल सपोर्ट भी होगी, क्योंकि क्राउड निकलता है जी लाहौर का, ये सबसे अच्छी बात है। पिंडी और लाहौर का क्राउड बेहतरीन है। कराची का थोड़ा सा हल्का चल रहा है आजकल, लेकिन आई होप के वक्त के साथ वो भी बेहतर हो जाएगा। खैर, दोनों टीम्स ने जनाब भरपूर प्रैक्टिस की। जो कौमी टीम के कप्तान है बाबर आजम साहब, वो कहते हैं कि मैं किसी की बातों में आकर हिकमत अमली तब्दील नहीं करता। टीम की जीत अहम होती है, मगर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमा रहे हैं। और इस मौके पर जो कीवी कैप्टन है उन्होंने भी बात की। कीवी कैप्टन माइकल ब्रेसवेल ये कहते हैं कि गुज़िश्ता मैच की जीत से एतमाद बढ़ गया है और अगले मैचेस में मजीद बेहतर परफॉर्म करेंगे। और दूसरी जानिब आम मैच से पहले शाहीनों को धचका भी लगा है। टीम मैनेजमेंट ने इंजरी के बाइस मोहम्मद रिजवान और इरफान नियाजी को आखिरी दोनों मैचेस में आराम देने का फैसला कर लिया है। ये फैसला कैसा साबित होगा इमरान, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा, लेकिन हम पूरी उम्मीद है जी कि मैच जो है वो ग्रीन शर्ट्स जीत जाए और सीरीज जो है वो हम ही जीते। लेकिन देखते हैं कैसा खेलती है हमारी टीम। ये जो आराम था ना, एक्चुअली ये आराम पेंडिंग था, देखना था ये किसके हिस्से में आता है, तो ये इन 2 के हिस्से में आता है। अब आप समझ गए होंगे। प्रोग्राम में आगे बात करते हैं बड़ी खबर में कुछ सियासत के हवाले से। जनाब, आपको बताते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कराची का दौरा किया और मुख्तलिफ मीटिंग्स भी की। ताजर रहनुमाओं से मुलाकात भी की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजनेस समिट तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि हमें इससे गर्ज नहीं है कि सूबे में किसकी हुकूमत है। हमें ज़ाती पसंद से बालातर होकर इकट्ठा होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना होगा। हम किसी पर इल्ज़ाम तराशी भी नहीं कर सकते, हमें अपनी गिरबान में ही झांकना होगा। बिल्कुल, ये तो बहुत ज़रूरी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से बड़ी अहम बात की उन्होंने कहा, हमें बिजनेस कम्युनिटी की ज़रूरत है। आप लोग आ गए हैं, तहिया कर लें कि 5 बरस में एक्सपोर्ट को दुगना करना है। पाकिस्तान तरक्की की दौड़ में पीछे रह गया है, इसे आगे लाना है। वज़ीर आज़म ने मईशत के हवाले से या मौशी बहाली के हवाले से भी अहम इक़दाम करने का इरादा किया। इस दौरान जो मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं जो कल हेडलाइंस की जीनत बने, आरिफ हबीब साहब, उन्होंने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। वज़ीर आज़म से कहा कि आपने पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों से हाथ मिलाया है, एक हाथ और मिलाएं, अडयाला वालों से, अडयाला के बासियों से हाथ मिलाएं। दूसरी जानिब उन्होंने भारत के साथ जो ट्रेड है उसको नॉर्मलाइज करने की भी बात की, और उन्होंने कहा कि अगर तरक्की हमने करनी है तो हमें पड़ोसियों के साथ स्पेसिफिक अपने हालात बेहतर करना होंगे। इस पर हमने बात करनी है। इसके अलावा क्या ये हुकूमत के लिए मुमकिन है, जिस की तरफ आरिफ हबीब साहब ने, जो कि बड़ी मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं और समहाउ बड़े वेल कनेक्टेड भी हैं, उनके बारे में हमें देखना होगा कि क्या ये बात काबिल अमल है या नहीं। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ शेर अफजल मरवत को चेयरमैन PAC कभी नामजद करती है, और कभी खबरें आती हैं कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रज़ा हैं उनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सरबराह नामजद किया गया है। तो असल में ये ओबियसली अपोजिशन का हक होता है कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को चेयर करती है, लेकिन अब ये एक मुहिम्मा ही बन गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा लतीफ़ खोसा फिर कभी आते हैं, बयान देते हैं कि हामिद खान को चेयरमैन बनाया गया है। तहरीक इंसाफ में इस वक्त कन्फ्यूजन है, और ये कन्फ्यूजन सिर्फ इस मामले पर नहीं है, अक्सर ऐसे मामलात में PTI कन्फ्यूजन का शिकार हो जाती है। तो ये क्यों है, इस पर बात करेंगे। जो पब्लिक अकाउंट्स
कमेटी की चेयरमैनशिप है। 2006 के मीसाक मईशत के मुताबिक उसका जो आर्टिकल 15 है वो ये कहता है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों में जो चेयरमैन PAC होगा उस पर ओपोजिशन का राइट है और वो ओपोजिशन का नुमाइंदा होगा, जो भी शख्सियत होगी। सो इस पर भी हमने बात करनी है। वी हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट। हमारे साथ शौकत पराचा साहब मौजूद। जी हाँ, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शौकत पराचा साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। शौकत पराचा साहब, जिस तरह से अभी इमरान बात कर रहे थे, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक तो रिहाई पे रोज़ कहते हैं आज रिहाई, कल रिहाई, इस महीने के आखिरी हफ्ते में रिहाई हो जाएगी बानी PTI की, और डील की जो बातें हैं उसके हवाले से भी यही मखबसे चल रहे हैं कि डील हुई है नहीं हुई है। क्या आपको लगता है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो क़यादत है, वो खुद कन्फ्यूज है या फिर कन्फ्यूजन फैलाना चाह रही है? देखें, चीजें सारी इंटरकनेक्टेड हैं। जितनी भी आपने बयान की कि कंफ्यूजन है या रिहाई है या कोई डील है या जो भी है, जहां तक रिहाई का मामला है तो PTI के लोगों से हमारी भी बात होती है कि आप बार बार क्यों ऐसी बात करते हैं। PTI से बढ़ के खुद राना सनाउल्लाह साहब भी बात कर गए हैं कि खान साहब यानी बानी PTI अगर कुछ बातचीत पे तैयार हो जाए तो फिर रिहाई भी मुमकिन हो सकती है। ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं। मामला ये है कि जो 3 केसेस में उनको सजा मिली हुई है, द वे ये सेंटेंस दे वर अनाउंस्ड, द वे द ट्रायल वाज कंडक्टेड इन सच अ स्पीडी मैनर, तो उसके बाद तो उस वक्त भी हम भी कह रहे थे, मैं भी कह रहा था कि लगता नहीं है कि ये सजाएं सस्टेन करेंगी। तो PTI का प्रोबेबली जो केडर कह रहा है कि उनको रिहाई मिल जाएगी, विद द असम्पशन वो कह रहा है कि चूंकि वो जो ट्रायल का अमल था, प्रोसेस था, उसमें कुछ ऐसे इनहेरेंट फॉल्ट्स थे जिसकी बिना पर उनको लगता है, चूंकि वो वकील हैं, मसलन बैरिस्टर गौहर खान खुद वकील हैं, शेर अब्दुल खान मरवत तो जज भी रह चुके हैं, सरदार लतीफ खान कोसा साहब खुद इतने सीनियर वकील हैं, तो फ्रॉम द एंगल ऑफ लॉयर्स वो समझते हैं कि उन सजाओं के सुनाए जाने में जो अदालती अमल में वीकनेसेस या लैकुनाज रह गए, उनकी बिना पर सुपीरियर कोर्ट उनको रिहा करेगी। अब दूसरी बात है टॉक्स वाली या डील वाली। खान साहब बानी PTI ने खुद भी बार बार कहा कि मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, मैं बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन किससे? क्या खान साहब, आप खुद भी दोनों बात कर रहे थे कि बातचीत होनी चाहिए, क्या खान साहब PMLN से बात करने के लिए तैयार हैं? क्या खान साहब पीपल्स पार्टी से बात करने के लिए तैयार हैं? क्या खान साहब MKM से बात करने के लिए तैयार हैं? नो, यानी जिनके साथ बात करना चाहिए, सियासी कुव्वतों के साथ बात करती हैं, वो इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। बाकी आपने सरदार अख्तर खान मैंगल साहब को मिला लिया, अचकजई साहब को मिला लिया या किसी और को, आप सारे इवन फजलुर रहमान के साथ मुफाहमत के लिए तैयार हैं। जो हिस्ट्री है कि बड़े सख्त बयानात माजी में दिए गए हैं बानी PTI की जानिब से भी और जो पूरी जमात है उसकी जानिब से। मादी की बात नहीं है, अभी पिशीन वाले जलसे में भी बयानात ऐसे नारे लगाए गए, फिर असद कैसर साहब को फोन करके मौलाना साहब से मादरत करना पड़ी। अच्छा, लेकिन अगर भाई इसमें एक नुक्ता है ना कि बात क्यों करें वो, ये तो बात एक मैंने उनकी स्टेटमेंट भी पढ़ी कि जब लोग एक तरफ थे और उस वक्त मुझसे बात नहीं की गई, और फिर हमने ये भी देखा कि उनको इसलिए इतना ज़ेरे अताब लाया गया कि कहीं ना कहीं वो टूटें, कहीं ना कहीं वो उस बयानियों को फॉलो करें जो बयानियाँ एक सर्टन ताकतवर तबका चाहता है कि उसको वो लेकर चलें। और फिर जब वो नहीं गए, उन्होंने जेलें भी देखी, उनकी पार्टी भी टूटी, उनके लोग भी पकड़े गए, उनके निशानात भी गए, उसके बावजूद ही स्टैंड स्टिल देयर। तो अब वो बात क्यों करे? अब मुझे तो लगता है कि इनको बात करनी चाहिए या बात करनी पड़ेगी। वो क्यों चल के आएंगे? उनके साथ तो जो होना था, डोंट यू थिंक, हो चुका है और अगले 4 साल तो उनकी हुकूमत नहीं है। अब मसला तो इधर का है सर। वैसे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में होती है कि सियासतदान और वो भी पॉलिटिकल पार्टी एज अ होल, अगर उनके खिलाफ ऐसे इकदाम किए जाएं तो फायदा उन्हीं को पहुंचता है। 3.5 साल की खान साहब की बैड गवर्नेंस, जो हुकूमत, द वे उन्होंने हुकूमत चलाई, आपने कहीं देखा कोई जिक्र आया हो इस पूरी कैंपेन में पिछले 1 साल में कि खान साहब हुकूमत नहीं कर सकते, उनकी पार्टी हुकूमत नहीं कर सकती? कोई ऐसा जिक्र नहीं आया। जो इकदाम हुए जिनकी बुनियाद पर मैं भी आपको कह रहा हूं कि जिस तरह 3 सजाएं सुनाई गई, तोशा खाना वाली केस,
साइफर वाली केस या इद्दत वाला केस, जिस तरह से सजाएं सुनाई गई वो सुपीरियर कोर्ट्स में सजाएं सस्टेन नहीं कर सकती। अब रही दूसरी बात कि ये हुकूमत चल के जाए, ओ भाई इमरान हसन साहब जब ये हुकूमत वाले अपोजिशन में थे ये तो उस वक्त भी तैयार थे बात करने के लिए। लीडर ऑफ दी अपोजिशन मियां शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम अब भी मीसाक मईशत के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं टेररिज्म के इशू पे। वो तो उस वक्त भी बात करने के लिए तैयार थे। अब भी मैं आपको यही बात बार बार कर रहा हूँ। मसलन परसों रऊफ हसन साहब मेरे शो में आए थे तो मैंने उन्हें ये बात की थी, मैंने कहा कि वो तो बात करने के लिए हुकूमत तैयार है, आप क्यों नहीं बात कर रहे? सियासी कुव्वतें हैं, आप सियासी लोग हैं, सियासतदानों से बात। उन्होंने कहा नो नो नो, हम तो सिर्फ उनसे बात करेंगे जो पावर वाले हैं। वो सीधी सीधी एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे थे और उन्होंने लॉजिक भी दिया कि जब पावर एब्सोल्यूट पावर एस्टेब्लिशमेंट के पास है तो फिर हम किसी और से क्या बात करें। लिहाजा जो हुकूमत में सियासी जमातें हैं उनसे तो उन्होंने पहले दिन ही कह दिया। इलेक्शन रिजल्ट के बाद खान साहब का जेल से ही बयान बाहर आया था कि ना हम नून लीग से बात करेंगे, ना पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, ना एमकेएम के साथ बैठेंगे। यही तीनों तो हुकूमत में। तो इसका मतलब है ये होती नजर नहीं आती। ये आरिफ हबीब साहब की ख्वाहिश हो सकती है या आपकी मेरी ख्वाहिश हो सकती है कि मुल्क में स्टेबिलिटी हो, सियासी कुव्वतें साथ मिल के बैठे, मीसाक मईशत, मीसाक सियासत करें, लेकिन ये होता नजर नहीं आता, ऐसा लगता है। आपको ऐसा लगता है? बिजनेसमैन हूँ, इन्वेस्टर हूँ, उनकी तो अटमोस्ट ख्वाहिश होती है कि कोई ऊंची आवाज से भी ना बोले, ताकि अगर बाहर से इन्वेस्टमेंट आनी है या उनकी जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ है थ्रू फेयर मीन यानी बिजनेस उनका चलता रहे, उनकी तो ख्वाहिश होती है। लेकिन अमेरिका पुरानी जमहूरियत है, बराबर में भारत लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, क्या वैसे वहां से आवाजें नहीं आती? मसलन ट्रंप का देख लें, उसने पिछले 2 हफ्ते पहले कहा कि जी अगर इफ आई डू नॉट विन द इलेक्शन देयर विल बी ब्लडशेड इन यूएस, देयर विल बी नो इलेक्शन इन यूएस, द डेमोक्रेसी इन यूएस विल बी इंडेंजर्ड। इंडिया के हालात आपके सामने हैं, सोसाइटी पैरेलल चलती है, कहीं सोसाइटी थोड़ा सा एंगर का। शौकत भाई आपको रोकूंगा, एक अपडेट आ रही है हमारे पास इस वक्त। नाजिर चुंग से आप बराह रास्त देख रहे हैं। शौकत कुरैशी साहब, गेटिंग बैक टू यू, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना? जी जी बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। अच्छा, एक तो इससे पहले हम बात कर रहे थे और आपने कहा कि जी बात अगर करनी चाहिए तो क्यों करनी चाहिए हुकूमत को, या ज़रूरत किसकी है। ज़रा इससे अगले मौजू पे, ये तहरीक इंसाफ को किसी भी अहम ओहदे के लिए अपने चेयरमैन के अलावा कोई शख्स क्यों नहीं मिलता? ये कन्फ्यूजन क्यों होती है जब भी कोई ऐसे ओहदे की तकसीम होती है, चाहे खान साहब के अलावा चेयरमैनशिप की बात हो, अब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप है, बड़ा इंपॉर्टेंट ओहदा है, उसके लिए भी तो ये कन्फ्यूजन क्यों रहती है? क्या ये लीडरशिप के लेवल पे लीडरशिप का फुकदान है, टॉप लीडरशिप किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, क्या प्रॉब्लम है? देखें, जब पार्टी हो दैट रिवॉल्व्स अराउंड वन पर्सन, यानी यहाँ घंटा घर इज द पर्सन ऑफ इमरान खान। जब खान साहब के अलावा पार्टी में वो कद काठ किसी का इतना ना बना हो या बनने ना दिया हो फॉर दैट मैटर, और जो कहीं हैं वाइस चेयरमैन है वो भी जेल में है, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, जो पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं परवेज इलाही, वो भी आपको मालूम है किन हालात में है। तो बाकी फिर जिसको हम कंफ्यूजन कहते हैं, मैं थोड़ा सा इससे और बात करूंगा कि फिर एम्बिशन तो सबकी होती है, सबको अच्छे ओहदे भी चाहिए, प्रोमिनेंस भी चाहिए, और अगर आपकी ग्रूमिंग उस बाकायदा पॉलिटिकल प्रोसेस में ना आई हो और आप अचानक आ गए हो, तो फिर आपके बयानात भी बात ऐसे लगता है जैसे कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। लेकिन खान साहब की बानी पीटीआई की लीडरशिप पे तो किसी को कोई एतराज नहीं है। बैरिस्टर गौहर खान जाएं, हामिद खान जाएं, शेर अफजल खान मरवत जाएं, सरदार लतीफ कोता साहब जाएं, जो भी जाएं, वो खान साहब की लीडरशिप पे उनको कोई मसला नहीं है। बाकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं हर कोई कहता है कि हमें कोई ओहदा दीजिए। असल बात यह है कि पीटीआई को वो ओहदा मिल रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन करने का, रादर वो ओहदे के हसूल की ख्वाहिशमंद हैं, फैसला तो स्पीकर ने करना है। मसलन उन्होंने कहा कि उमर अयूब खान लीडर ऑफ द अपोजिशन बने, वो बन गए ना। असद कैसर खान वो पॉलिटिकल कमेटी के सरबराह की हैसियत से
दीगर सियासी जमातों को रीच आउट कर रहे हैं। उन्होंने अचकजई साहब को सदारती उम्मीदवार बना दिया, सरदार अख्तर खान मेंगल साहब को अपने साथ मिला दिया। तो वो अगर लीडरशिप, टॉप लीडरशिप जेल में ना हो, बाहर हो, तो फिर तो सारे ही उस कोहियन में चलेंगे। लेकिन ये मामला अभी का नहीं है। जब इनकी हुकूमत भी थी उस वक्त भी एक दूसरे की शिकायत भी लगाया करते थे, एक दूसरे के खिलाफ ना सिर्फ अपनी मीटिंग में बोलते थे बल्कि बाहर पब्लिकली भी बोलते थे। ठीक ठीक। शौकत पराचा साहब, क्विकली मैं ये भी जानना चाहूंगी, नदीम अफजल चंद साहब का एक बयान है बड़ा इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी थी और इसके लिए वो खुद चलकर जो है वो रहनुमाओं के पास गए थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने बातचीत से उस वक्त इनकार कर दिया था। क्या आपको लगता है तहरीक इंसाफ ने जो गलत सियासी फैसले हैं उसकी तरह ये भी एक गलत सियासी फैसला ही किया? आप मुझे माजी की तरफ लेके जा रही हैं। जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी ये मूव थी कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई मिलकर स्ट्रांग गवर्नमेंट बना सकते हैं, स्टेबल गवर्नमेंट बना सकते हैं। और मरहूम रहमान मलिक साहब ने खुद मुझे ये बात बताई थी। अच्छा। फिर अभी ये जो इलेक्शन हुए फरवरी 2024 के, ट्रस्ट मी कोई 80% पीटीआई के एमएनएस की भी ख्वाहिश थी कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठें, मिलकर हम इत्तेहादी हुकूमत बनाएं। लेकिन खान साहब खुद इस हक में नहीं थे। खान साहब का जो एक 10-12 साल का बयानिया है वो उनको क्रम्बल होता हुआ नजर आता। हालांकि सियासत में अगर बेनजीर भुट्टो साहिबा और मियां नवाज शरीफ साहब इकट्ठे बैठ सकते हैं, 90s की पॉलिटिक्स शायद ही आपको मालूम हो कैसी थी, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुई। तो ये एक ख्वाहिश थी दोनों जानिब से कि हम मिलकर आगे बढ़ें, एक अच्छी स्ट्रांग कोalition गवर्नमेंट बन सकती है। अभी भी तो पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, पंजाब और मरकज नून लीग के पास है। ये पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अलायंस में भी हो सकता था, लेकिन इसमें खुद पीटीआई रुकावट है। ठीक है, चलें। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। आपने हमें ज्वाइन किया, अपना सामने रखा। सीनियर सहाफ़ी शौकत पराचा साहब अपना तज्जिया हमारे सामने रख रहे थे पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर। हम इस पर बात भी करते रहेंगे। वी हैव अ लॉट टू शेयर विद यू। स्टे ट्यून। हम ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपको मिलवाते हैं इस हवाले से मजीद क्या डेवलपमेंट है जी, आपको बताते रहेंगे। फिर वक्त ये लाइव अपडेट थी जो आपके साथ शेयर की। हमने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक पे जाने से पहले मेरा ख्याल है हम वो अपडेट भी शेयर कर ही लेते हैं कि मोटरवे टोल प्लाजा जो पेट्रोलिंग अफसर को कुचलकर फरार होने वाली खातून थी वो जनाब अब गिरफ्तार कर ली गई है। रावलपिंडी पुलिस ने खातून ड्राइवर को ट्रेस करके पकड़ लिया, गाड़ी भी अब कब्जे में ले ली गई है। खातून ने अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए हुलिया तक तब्दील कर रखा था, मोबाइल फोन भी जनाब तब्दील कर दिया। उनका नाम फरा है, पिंडी गुलबर्ग के रिहायशी इलाके में रहती हैं वो, और उनको रिमांड के लिए कल अदालत में पेश किया जाएगा, ऐसा कहना है रावलपिंडी पुलिस का। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब ब्रेक लीजिए। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम आपको दिखाते हैं सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, जिसपे अहम मौज़ूआत पे बात होती है। अमूमी तौर पे तारड़ साहब की ज़िंदगी के तजुर्बात हमसे शेयर करते हैं। देखते हैं आज किस बारे में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकली तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब के साथ बैठे हैं और हमेशा की तरफ एक सवाल। आज का सवाल सर ये है कि चाकीवाड़ा में विसाल जो है वो बड़ा कमाल, नाम भी अनोखा है और फिर असलूब भी काफ़ी हद तक, वो नसर बड़ी अनोखी सी नसर है। तो फैज़ साहब ने कहा कि वो बिल्कुल एक कमाल नावल है, जबकि मंटू साहब ने कहा मेरा बकवास है। तो हम जानना चाहेंगे कि तारड़ साहब क्या कहते हैं उसके बारे में। अच्छा देखिए, मैं यू नो कि मैं नावल्स की, ख़ास तौर पर नावल्स की जो कैटेगराइजेशन है उसके हक़ में नहीं है, क्योंकि ये कोई 100 मीटर डैश नहीं होती कि ये पहले नंबर पे आ गया, ये दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे। जितने भी नावल कबूल आम की सनद जिनको मिलती है, लंबी लिस्ट है। अगर उर्दू में आए तो जाहिर है कि भाई आग का दरिया है, आखिरी शब के हम सफ़र है, उदास नस्लें हैं, नादार लोग है, शबनम है, गुरेज है, अपना राजा गिद्ध है, राख है, नहीं वो खैर तो इस तरह एक लंबी लिस्ट। तो जितने भी नावल किसी हद तक लोगों के जहनों पर असरअंदाज होते हैं और उनके साथ रहते हैं, क्योंकि नावल जो है वो आपके साथ ज़िंदगी बसर करता है। हमने जो आज से ब्रदर्स कामज़ो पढ़ा था
अगर ये पूरी तरह याद नहीं, लेकिन हम उसके साथ ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। चुनाचे हर नावल जो है वो जो भी लिखने वाला होता है उसकी ख़ास कैफियत को, उसके डेप्थ को, उसको तजर्बे को, उसके दुखों सुखों को वो बयान उस तरह में करता है जिस हिसाब से वो शख्स महसूस करता है उनको। चुनाचे जितने भी नावल होंगे, बड़े नावल होंगे, वो सब के सब एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सही। इसलिए वो बड़े हैं, इसलिए वो बड़े हैं कि उन सब के जो ऑथर हैं ये मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ मिजाज के हैं, मुख्तलिफ लहजे के हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि कह दिया जाए कि जी फ़लाँ नावल जो है वो बेहतरीन नावल है उर्दू का। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरा जो ज़रा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि आई ऑलवेज थिंक कि शायर जो हैं वो केपेबल नहीं होते फ़िक्शन को परखने में। उनका मिजाज जो है वो शायरी के साथ मुंतबिक होता है, शॉर्ट, रिदमेटिक और ज़रा एब्स्ट्रैक्ट। और वेयर एज नावल की डेप्थ तक पहुंचने के लिए एक कंसंट्रेशन जो चाहिए, एक फीलिंग, वो नहीं है जो लाव वालीपन है कि शेर में नाजिल हो गया तो गया, नहीं, वो एक परमानेंट फीलिंग जो है जब तक आपके अंदर मसलन दुख की नहीं है तो वो आप नावल नहीं लिख सकते। खालिद साहब मेरे मोशनों में से, मेरे दोस्तों में से मैंने खतूत जो 3 लोगों को जमा किए, कर्नल मोहम्मद ख़ान, शफीक़ुर रहमान, खालिद साहब, तीनों मेरे फेवरेट थे। और डेफिनेटली उनका अंदाज़े बयां ऐसा था कि मैंने एक दफ़ा कहा था कि जिस मैगज़ीन में उनकी कोई तख्लीक शाया हो तो उसको पहले ना पढ़ें, क्योंकि अगर उसको पहले पढ़ लेंगे तो बाकी उर्दू नसर आपको बहुत फीकी लगेगी। वो बहुत अच्छा नावल। अब फैज़ साहब का ये जो कहना है, जैसा कि मैंने कहा कि फैज़ साहब ठीक है, उन्होंने कहा उनको अच्छा लगा होगा, लेकिन ये र्यूमर आम है कि उन्होंने उर्दू का एक ही नावल पढ़ा था और वो ये वाला। हाँ जी। और जैसे कि आई एम श्योर, फराज मेरा बहुत अजीज दोस्त था, लेकिन आई एम श्योर कि उसने भी कोई नावल लंबे चौड़े नहीं पढ़ रखे थे। जितने भी शायर हैं, एक्सेप्शन डेफिनेटली है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो फिक्शन नहीं पढ़ते। इसीलिए जब मंटो का हुआ, उसके ऊपर कौन सा अफसाना था कि जी फोश है, मुकदमा जो हुआ, हाँ मुकदमा जो हुआ, खोल दो शायद, तो वो आरफ अफजलुद्दीन के पर्चे में शाया हुआ, तो उसमें फैज़ साहब का भी था गवाही थी। फैज़ साहब ने वहाँ ये कह दिया कि ये फोश नहीं है, लेकिन ये उर्दू अदब के अफसानवी मायार पे पूरा नहीं उतरता। चुनाचे मंटो साहब को इसका बड़ा दुख हुआ। बाद में उन्होंने शिकायत फैज़ साहब से तो नहीं की, लेकिन मैंने एक मजमून मंटो साहब के बारे में लिखा, तो उसमें मैंने यही अर्ज़ किया कि मंटो साहब को दुख नहीं होना चाहिए, इसलिए कि शायर जो है वो उस डेप्थ तक, जो लिटरेरी क्रिएटिव डेप्थ होती है नावल की, उस तक वो नहीं पहुंच सकता, वो सतह पर रहता है। जिस तरह हमेशा मैं कहता हूँ कि भाई जो नावल निगार है वो अपनी FIR खुद लिखता है, जबकि शायर ज़रा मतलब कह कू के निकल गए। हाँ ना, वो अपना धब्बे, खून के धब्बे धुलेंगे कितनी बरसातों के बाद। अब वो किसी के बारे में भी हो सकता है, लेकिन जब डेफिनेटली आप टू द पॉइंट, दैट इज़ वाई कि आप दुनिया भर की फ़िक्शन देख लें या लिटरेचर देख लें, उसकी जो नैरेटिव है उस मुल्क का, उसका कल्चरल या उसका पॉलिटिकल या उसका जो मैसेज का जो है, दुख सुख है, वो नावलिस्ट ही डिपिक्ट करता है। यानी वो शायर, आप देखें ना, रशिया में आप देख लें, कहीं भी, हम चाइना गए तो 20 लोग जो होते थे तो एक आध शायर होता था। तो मैं हरगिज़ शायरी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, बल्कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बड़ी नसर लिखने वाला हमेशा शेर की समझ रखता है, तभी बड़ी नसर लिखी जा सकती है। जबकि शायर जो है उसके लिए ज़रूरी नहीं कि वो बड़ी नसर की परख कर सके।
तो इसलिए जो है चाकीवाड़ा में विशाल बहुत अनोखा। मंटो साहब ने उनको जो कहा कि वो डेरा बकवास, तो वो को मिजाज बरम था या? अच्छा नहीं, उसमें ये है कि देखे ना, मंटो खुद एक फिक्शन राइटर, उसके अपने मायार। हालांकि इन्होंने एक उन्होंने मजमून लिखा था, खालिद साहब ने पहले मंटो साहब को ही दिखाया, तो उसका उन्वान उन्होंने चेंज किया था, उन्होंने पता नहीं क्या रखा हुआ था, इन्होंने लिखा दहकानी यूनिवर्सिटी। ही लाइक्ड हिज राइटिंग्स। लेकिन ये है कि जो मंटो का उस वक्त का मायार था, ये ज़रा मुख्तलिफ था, क्योंकि वो मुख्तलिफ लिखते थे। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और बात मैं अर्ज कर दूं कि फिक्शन राइटर खुद भी इस काबिल नहीं होता कि वो दूसरे की फिक्शन के ऊपर मुहाकमा दे सके कि जी ये क्या लिखा। भाई आपको अगर वो नहीं पसंद तो आप जो लिखते हैं हो सकता है उसको भी नापसंद हो। तो वो मंटो साहब, क्योंकि आपको पता है कि मंटो साहब हमेशा ही वॉज अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन एंड आई डोंट माइंड दैट। बड़ा आदमी सेल्फ सेंटर्ड होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो कहते, आपने नोट किया होगा कि मंटो साहब की बेशतर किताबों के नाम गालिब के, वो गालिब से मुस्तार लेते हैं, और वो कहते थे कि शायरी में गालिब है और नसर में सिर्फ मैं हूँ, मतलब गालिब से लेके आज तक। चुनाचे ये जो बयान है फैज़ साहब का, उसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, एक शायर का बयान। आखिरी सवाल, चाकीवाड़ा में विशाल जैसा तजर्बा वो फिर कहीं नजर आया कोई कहीं और, यानी टोटल एक मिजाज? नहीं, वो मुमकिन नहीं था। वो मुमकिन तभी हो सकता था जब कोई इतना पढ़ा लिखा होता, जितना खालिद अख्तर थे, जितने वो मकबूल आवाज़ थे, जितने एब्स्ट्रैक्ट थे, जितने आवारा मिजाज थे, बचपन में छोड़ के चले गए, सारा हिंदुस्तान घूमते रहे, पता नहीं क्या क्या करते रहे, उनकी ज़िंदगी बड़ी उस हिसाब से, और उसके बाद दुखी जितने हुए। तो बुनियादी तौर पे वो सोचें अंग्रेजी में थे। अच्छा, वो नसर में आता है, वो ट्रांसक्राइब करते थे उर्दू में, वो खुद मानते थे इससे, उनके जितने भी फेवरेट थे ऑथर, और वो कहते थे कि मैं उनसे मुस्तार लेता हूँ, बाज़ औक़ात मेरे ज़हन में नहीं आती कोई चीज़ तो वो मैं अंग्रेज़ी में लिख देता हूँ। बल्कि कासमी साहब कहा करते थे, कहेंगे कि भाई खालिद साहब का मजमून आता है या अफसाना वगैरह, तो हमें एक मसला होता है, वो ये कि खालिद साहब लिखते चले जाते हैं और नुक्ते नहीं डालते। अच्छा। तो फिक्रे के आखिर में या दो फिक्रों के आखिर में उन्हें याद आता है कि नुक्ते भी डालने, तो वो वही डाल देते हैं कि अच्छा अपनी मर्जी के नुक्ते आप डाल लो। चुनाचे ये नहीं है कि भाई उस किस्म का नावल नहीं लिखा जा सकता है, और भी जितने नावलों के मैंने नाम लिए उस किस्म के और नावल नहीं लिखे जा सकते। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए निकले तेरी तलाश। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कर लेते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड सीरीज की, जो कि जारी है, और हमारे लिए आज स्पेशल इसलिए है कि बिल्कुल हमारे पड़ोस में आज लाहौर में कदाफी स्टेडियम में हम होस्ट करने जा रहे हैं मैच को। वी आर वेरी एक्साइटेड टू सी। उसकी वजह ये है कि एक तो लाहौर का क्राउड बड़ा अमेजिंग होता है, और दूसरा ये कि ये मैच बड़ा मेक एंड ब्रेक सिचुएशन पे आ गया, क्योंकि 3 मैचेस हुए हैं, एक मैच न्यूजीलैंड ने जीता है, एक मैच पाकिस्तान ने जीता है, एक मैच बगैर किसी फैसले के इनफैक्ट मुनक्किद ही नहीं हो पाया बारिश की वजह से। इट्स अ नाइट मैच। देखते हैं मौसम कैसा रहता है, फिर विकेट कैसे बिहेव करती है। कंपैरेटिवली पाकिस्तानी टीम को 2-3 चीज़ों का एज हासिल है। एक तो ये कि हम अपने फुल फ्लेज स्क्वाड के साथ, अपनी प्रोफेशनल टीम के साथ खेल रहे हैं एज कम्पेयर टू कीवीज, और दूसरी जानब यह है कि लाहौर का होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, तो इसका भी एज है। लेकिन देखना यह है कि मैच कैसा होता है और कैसी क्रिकेट होती है, पाकिस्तान कैसा खेलता है। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें साथ साथ ये है कि जो मेहमान टीम है उसने तो जो परफॉर्म करना ही करना है। हमारे साथ ये हुआ है कि इंजरी के बाद मोहम्मद रिजवान और इरफान नियाजी जो हैं वो आखिरी दोनों मैचेस से में आराम ही करेंगे। देखते हैं टीम क्या परफॉर्म करती है। ऑल्दो क्राउड की तो हम गारंटी दे रहे हैं कि बहुत सारी आवाम देखने के लिए पहुंचेगी, चेयर अप भी करेगी, लेकिन आज का वाकई फैसला कुन मैच है। अगर जो भी टीम जीतती है तो लीड हासिल कर लेगी इस सीरीज की, और अगर आज खुदा न खास्ता न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है तो सीरीज को जीतने का ख्वाब हमारा अधूरा रह जाएगा।
और ये बड़ा सवालिया निशान भी होगा। लेट्स टॉक पॉजिटिव, लेट्स होप पॉजिटिव कि अच्छी क्रिकेट हो। पाकिस्तान ने कम से कम एक चीज़ तो लर्न की होगी ना इससे कि बाय स्कोरिंग 179 180 इज़ नॉट इनफ इन फ्रंट ऑफ दिस टीम। 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जैसे चैपमैन है, नीशम है, वो कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं और फिर काफ़ी नीचे लोअर ऑर्डर तक बैटिंग मौजूद है न्यूजीलैंड की। सो न्यूजीलैंड के पास बहरहाल ये एज है। इस वक्त हमें अब्दुल माजिद भट्टी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, बिलखुसूस क्रिकेट के ऊपर भट्टी साहब से हम उनकी एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भट्टी साहब गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। आपके शहर में तो नहीं लेकिन हमारे शहर में मैच है और अहम मैच है। आप कैसे देख रहे हैं आज के मैच को, कितना अहम है और कैसी क्रिकेट होने जा रही है? सबसे पहले आपको भी सुबह खैर इमरान, और है ना बिल्कुल लाहौर भी हमारा है ना। अच्छा, लाहौर भी हमारा ही शहर है जी जी। लेकिन मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड ने जो तीसरा मैच जीता है तो खतरे की घंटी तो पाकिस्तान के लिए बच गई। हमारे यहाँ लोग, खासतौर पे हमारे जो एक्सपर्ट्स थे, कोई कह रहे थे कि ये तीसरे दर्जे की टीम है, कोई कह रहे थे चौथे दर्जे की टीम है, लेकिन वो तासुर तो गलत साबित हो गया। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान, बिल्कुल आपने जो शुरू में अपने एंट्रो में जो बात कही, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेले 180 वाली, ये क्रिकेट अब वो क्रिकेट नहीं है जिससे हम इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव कर सकते हैं। मेरे ख्याल में 2 दिन पहले जो शादाब खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने भी मासूमियत में स्ट्राइक रेट की बात कर दी। तो हकायत तो यही है कि पाकिस्तान टीम को अब अपना गियर चेंज करना होगा। इस गियर में पाकिस्तान टीम को वर्ल्ड कप में आगे जाना है, इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है, आयरलैंड में जाकर सीरीज खेलनी है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इंजरीज का एक अलग मसला दरपेश है। पहले हारिस रऊफ अनफिट थे, उसके बाद अब मोहम्मद रिजवान और इरफान खान नियाजी अनफिट हो गए। तो अच्छा है कि टीम मैनेजमेंट वैसे भी रोटेशन पॉलिसी को लेके चली हुई थी। लेकिन बाबर आजम देखें, बाबर आजम हमारे हीरो हैं, हमारे मुल्क के सुपरस्टार हैं, हमें उनकी बैटिंग पर नाज है, हमें उनकी परफॉर्मेंस पर फख्र है। लेकिन एज ए कैप्टन या एज ए T20 ओपनर वो जिस स्टाइल की क्रिकेट खेलते हैं, मेरे ख्याल में उनको भी अपनी अदाओं पर अब गौर करना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ बाबर आजम को भी अब सोचना पड़ेगा कि भाई इस तरह की क्रिकेट में इतनी गेंदों पर इतने रन बनाकर हम इंटरनेशनल क्रिकेट में सरवाइव नहीं कर सकते। आप देखें हमारे पड़ोस में एक लीग आजकल चल रही है, उसमें आप देखें 240-250 रन भी चेज हो रहे हैं। तो अब T20 क्रिकेट वो T20 क्रिकेट नहीं है कि 150, 160, 180 रन बनाकर हम मैच जीते। तो भट्टी साहब, जिस तरह से भी आप बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो साइम अयूब और बाबर आजम की ओपनिंग जोड़ी जो है वो हमने देखा कि कुछ खास नहीं कर पाई है, नहीं चली है। आप बाबर और रिजवान की जोड़ी देख रहे हैं आगे? देखिए रिजवान तो फिलहाल इस सीरीज से तो आउट हो गए। उनको जो हैमस्ट्रिंग इंजरी थी, कल रात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है कि रिजवान तो अवेलेबल नहीं है आज के मैच के लिए और सैटरडे के मैच के लिए। लेकिन अब जो भी है, अब हमारे पास मेरे ख्याल में इन 2 मैचों के बाद बहुत ज्यादा सोचो विचार और तजर्बात करने का टाइम नहीं है। मेरे ख्याल में फखर जमान पीछे बैठे हुए हैं, साइम अयूब मौजूद है, बाबर मौजूद है, रिजवान मौजूद है। लेकिन जिसको भी टीम मैनेजमेंट टास्क दे, अच्छा, आपने मेरे ख्याल में बड़ी खूबसूरत आपने बात की। वो जुमला मेरे ज़हन से नहीं निकला कि आप भी कुछ अपनी अदाओं पे गौर करें। वो अदाओं पे वाकई गौर करने की जरूरत है। बाबर आजम जब आते हैं, having said that, being a hero, we respect him, we love him actually. I'm a great fan of बाबर आजम। देखिए या मोड ऑफ कैप्टनसी पे हम तनकीद करते हैं, वो मीडिया को हदफ तनकीद कहते हैं ये जो कुछ हो रहा है या जो कुछ तनकीद का या मसाइल की बात है, मीडिया में टीम कॉम्बिनेशन तो सही चल, भाई कैसे चल रहा है सही? आप हमें बता दें। आप फंसा के मैच जीतते हैं यंग साइड से, फिर आप 179 को डिफेंड नहीं कर पाते अपने होम ग्राउंड के ऊपर, तो फिर आप कहें कि मीडिया क्या गलत कर रहा है इसमें? आपकी डिफेंसिव कैप्टनसी नहीं है क्या? मिड ओवर के अंदर आप जो जिस तरह के बॉलिंग कॉम्बिनेशंस आजमाते हैं उस टाइम पे, क्या वो आजमाने वाले होते हैं? तो क्या बाबर की वाकई कैप्टनसी में हम कोई गलती करें बीइंग ऑन मीडिया, या बाबर साहब को तब्दीली की जरूरत है जो वो नहीं कर रहे बीइंग कैप्टन काफी अरसे से? देखिए इमरान साहब, मीडिया तो एक आईना है। अब आईने में अगर किसी को अपनी शक्ल पसंद नहीं आ रही या मुझे अपनी शक्ल पसंद नहीं आ रही, तो इस पे कोई कुछ कह नहीं सकता। मीडिया तो आईना दिखाता है, मीडिया को जो गलत लगता है उसको गलत कहता है। बाज दफा हम भी उसमें शामिल हैं या हमारे कुछ दोस्त एजेंडा लेके भी चल रहे होते हैं। लेकिन ओवरऑल तो देखें, आजकल इतना ज्यादा
आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे एक एक सेकंड की लोगों के पास अपडेट आ रही होती है, डिजिटल मीडिया से अपडेट आ रही होती है, तो लोगों को आप गलत तरफ ले जा नहीं सकते। लेकिन जो आपने बात की, बिल्कुल हम लोग जब बाबर आजम इस सीरीज से पहले भी कप्तान थे, हमारा मुद्दा यही था कि जब पाकिस्तान टीम प्रेशर में आती है, फिर बाबर आजम अचानक लगता है कि सो गए हैं, उनको फिर प्लान बी, प्लान सी कई बार होता है ना। जिस तरह पिछले मैच में जब मार्क चैपमैन ने लाठीचार्ज किया, तो हमारे पास अभी आपने साइम अयूब का ऑप्शन कहा, वो भी मौजूद था। इफ्तिखार ने एक अच्छा ओवर करवाया था, और लेकिन बाबर आजम अपनी एक सेट जो कैप्टेंसी है वो करते हैं। मेरे ख्याल में दुनिया के बड़े और अच्छे कप्तान अगर आप देख लें, तो वो वक्त के साथ साथ अपनी प्लानिंग चेंज करते हैं। इंडियन टीम की बड़ी अच्छी भट्टी साहब, हमारे पास एग्जांपल है जो 90s की इंडियन टीम थी, और फिर जो अर्ली 20s और फिर लेट 20s की इंडियन टीम थी, और फिर आजकल की। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस उनके फिटनेस लेवल में, उनकी कैप्टेंसी में, उनकी प्लानिंग में, और ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस में। दैट्स व्हाई दे वन लॉट्स ऑफ वर्ल्ड कप्स, ट्रॉफीज ढेर लगा दी उन्होंने जीत के। और अगर ये वर्ल्ड कप वो नहीं भी जीते, इन प्रैक्टिकली वो इस वर्ल्ड कप को जीते हैं, बिकॉज दे हैव बीन अनबीटन पूरे टूर्नामेंट के अंदर। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही, और ये माइंडसेट बड़ा मैटर करता है। हमारे यहाँ अगर हम जीत भी रहे हैं तो तुक्के पे जीत रहे हैं, कभी जीत जाते हैं, कभी नहीं जीतते। हमें सर्टेनिटी नहीं मिलती अपनी परफॉर्मेंस के अंदर कि हम सर्टनली ये मैच जीत जाएंगे या हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, हो सकता है हार भी जाएं। इस अनसर्टेनिटी से कैसे निकलें, हैविंग ऑल द कोचेस एंड स्टाफ एंड ऑल दैट? देखिए, इसका तो अनसर्टेनिटी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर में है, आपके ऑफिस से थोड़ी दूर जो फिरोजपुर रोड है जी, वहां पर जो अनसर्टेनिटी है, उसके असरात हम कई बार पाकिस्तान टीम पर देखते हैं। पिछली जो पीसीबी मैनेजमेंट थी, वो हमने देखा कि उन्होंने बाबर आजम को तीनों फॉर्मेट से हटा दिया। एक फॉर्मेट में शान मसूद को लेकर आ गए, एक फॉर्मेट में शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया। फिर जो करंट मैनेजमेंट है, मुझे मोहसिन नकवी साहब की नीयत पे शक नहीं है। हो सकता है वो पाकिस्तान टीम को बेहतरी की तरफ ले जाना चाह रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में जो शख्सियात के साथ साथ क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां आती है ना, वो नहीं होनी चाहिए। दुनिया में आप देखें, कोई भी मुल्क देख लें, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इवन हमारे पड़ोस में बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया, वहां पर अगर बोर्ड में तब्दीली भी आ जाए, लेकिन टीम में तब्दीली नहीं होती। हमारे यहाँ एक चेयरमैन चेंज होता है, ऊपर से लेके पूरी मैनेजमेंट चेंज हो जाती है। अब आप देखें, हम वर्ल्ड कप की प्लानिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अजहर महमूद अभी आरजी, हमने उबूरी मुद्दत के लिए अजहर महमूद को कोच लगाया हुआ है। पिछला मैच जब हम थर्ड मैच हारे पिंडी में, बाबर आजम ने कहा कि हम अपनी बैटिंग से बिल्कुल मुतमईन है, हम अपनी फील्डिंग और बॉलिंग की वजह से हारे। अजहर महमूद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, उन्होंने कहा कि 30 रन हमने कम बनाया, तो मतलब बिल्कुल ठीक है भट्टी साहब, यानी आप यही कह रहे हैं कि जो मुझे मौका मिलता 30 रन मैं बना देता जाएंगे, उन्होंने ही बनाने थे, किसने बनाने थे? इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी जो है वो मैनेजमेंट से जो है वो ट्रांसफर हो रही है, आपका यही कहना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। मेरा ख्याल है आज जो है परफॉर्म करना ही पड़ेगा टीम को, हमारी बहुत सारी उम्मीदें जो है वो वापस है मेरी खास तौर पे। जीत बहस नहीं है, परफॉर्मेंस बहस है, परफॉर्म करें, जीत हार तो होती है। ब्रेक लेते हैं। कई मशहूर फिल्मों के लिए भी ये जो है गा चुकी हैं गाने, और ड्रामों के OST भी गा चुकी हैं। बिल्कुल, हमारी कोशिश ये होती है कि हम हर किस्म का टेस्ट आपके सामने रखें इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक, मुख्तलिफ किस्म के आर्टिस्ट से आपको मिलवाएं। और पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी इस इंडस्ट्री में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कलर मौजूद है। सिंगर पाकिस्तान जैसे कहीं पे भी नहीं है, चाहे वो प्लेबैक हो, चाहे वो पॉप हो, चाहे वो गज़ल हो, चाहे वो रॉक और अब रैप भी हो समहाउ। तो ऐश बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं और कोई तकरीबन 6-7 साल से इस फील्ड के अंदर हैं। पहली फीमेल रैपर है। इन्होंने ये मुश्किल फील्ड क्यों चुनी, बीइंग अ फीमेल रैपर ही क्यों बनने का फैसला किया, और अब इनका करियर किस जानिब जा रहा है, तो हमने कहा इस टैलेंट से आपका तारुफ कराते हैं। ऐश, वेलकम टू एक्सप्रेस। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? इट्स गुड टू सी द एनर्जी दैट यू हैव। किधर से आती है इतनी एनर्जी, और बीइंग अ रैपर मुश्किल नहीं हो जाता, बीइंग अ फीमेल रैपर इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करना? ये समझ लें कि ये मेरा पैशन है, तो जब पैशन हो इंसान का तो फिर कुछ भी हो इंसान करता है। What made you to do raps? ऐसे क्या था जिसने आपको रैपर बनाया, रैप की तरफ लाइक? एक्चुअली मैं इन 2015 मैं एक ऑडिशन देने के लिए गई थी, और वहाँ पर मैंने सिंगिंग की थी पहले, बट मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू डू रैप। तो मैं कार्डी बी को, निकी मिनाज को, इन सबको बड़ा सुनती थी।
तो मैंने बड़ा सर्च किया यूट्यूब पे, बट देयर वाज नो फीमेल रैपर। तो फिर मैंने ऑडिशन में रैप स्टार्ट किया करना, तो फिर मैंने देखा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, तो फिर अच्छा। मुझे लगा कि यार फीमेल रैपर होना चाहिए, क्योंकि Okay. एक चीज़ नहीं है और अगर कहीं ना कहीं किसी ने तो स्टार्ट लेना था। ठीक है। तो फिर मैंने स्टार्ट लिया बोहेमिया के एक कवर सॉन्ग से, एक तेरा प्यार, जिसका मुझे बहुत अच्छा बाकी रिस्पॉन्स दुनिया आया। बेकार। जी, एक तेरा Okay. प्यार बाकी दुनिया बेकार, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। फिर उसके बाद मैंने रैप करियर को अपने जो कंटिन्यू किया और मैंने कहा नहीं, अच्छा, बाहर से तो बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पांस था ऐश? फैमिली की तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव। मैं मतलब अच्छा, तो पूरा कोई support करते हैं। मतलब कोई बैकग्राउंड है ऐसा कि गाने का शौक हो घर में भी किसी को, या फिर आपका ये एक्चुअली मेरे बाबा थे, उनको गाने का बड़ा शौक था, लेकिन उन्होंने नहीं चूज़ की ये फील्ड। उन्होंने अच्छा। उस टाइम में बैक इन 90s उन्होंने सोचा कि यार नहीं, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, तो मैं नहीं करता। उनके बाबा ने उनको मना कर दिया। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं करूँगी। तो उस दौर के लोग तो बड़े स्लो सुरीले गाने गाते होंगे, लता Yes. मंगेशकर, किशोर Yes, कुमार, yes, मेहदी हसन। yes. तो बेटी जब रैप करी तो बाप अब्बा नहीं कहते कि बेटा ये नहीं करो, कोई सुरीला गाओ कुछ। स्टार्ट में पापा मुझे कहते थे कि ये क्या कर रही हो, बट वो आहिस्ता जैसे आहिस्ता रैपर बादशाह का एक क्लिप में सुन रहा था ना, जब वो रैप कर चुके तो सामने गेस्ट कहते हैं अब आप गाना भी तो सुनाए, उन्होंने कहा यही था। तो रैपर के साथ ये मसला होता है, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट, Yes. एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि रैप इज एन एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस करते हैं किसी सर्टेन सिचुएशन को। सो क्या आप किस टाइप के ऊपर ज्यादा रैप लिखती हैं? क्या ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, या सोशल इंसिडेंट्स पे ज्यादा लिखती हैं, या डार्क साइड ऑफ सोसाइटी पे ज्यादा लिखती, क्या चीज किस पे ज्यादा लिखती हैं? एक्चुअली मुझे मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मुझे एक बंदे ने बोला, ठीक है, मेरे ही रिलेटिव्स में, कि आप अपनी 8th क्लास से लेके अब तक जितनी ज़िंदगी गुजारी है ना, उसको सारे को सफ़े पे लिख दो। ओके। मैंने सारी सफ़े पे लिख दी अपनी ज़िंदगी। ठीक है। उसके बाद मैंने जो कुछ देखा, जो कुछ सोचा, जो कुछ अच्छा बुरा, मैंने सब कुछ अपने आप को अपने गानों में लिखा है। मतलब मैंने कुछ भी बाहर से नहीं अच्छा। लिखा। इवन मैंने अगर किसी से मोहब्बत की है, तो अगर मैंने कोई लव सॉन्ग लिखा है, तो वो भी मैंने अपनी फीलिंग्स लिखी हैं। अच्छा। तो मतलब रैप होता ही वो है जो आप नहीं बता सकते, तो आप लफ्ज़ों में उसको बयान कर देते हैं। तो आप 2015 से आपने ये शुरू किया, मार्केट की तो विद द टाइम चेंज हो जाता है, लोगों का जी। सुनने का जो जी, पैमाना जी, है, जी। फर्क पड़ा उस पे? हाउ यू फील बीइंग अ रैपर? लोग अब सुन रहे हैं? जी, कैसा जा रहा अल्हम्दुलिल्लाह है? बहुत अच्छा रिस्पांस है। अभी मैंने एक गाना किया है, लव नॉट, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस है। थोड़ा सा कुछ हमें सुनाइए तो सही, लाइव भी हम जरा थोड़ा मजा तो ले रैप का। Alright, alright. सिंगिंग तो हम सुनते रहते मैं हैं। आपको एक गाना सुनाती हूँ जो कि सूफीज़्म में मैंने रैप को किया है कन्वर्ट। अच्छा। जी। Okay. मैंने ये भी देखा कि कोई सूफीज़्म में रैप नहीं है, हर बंदा सूफीज़्म में गाने कर रहा है, तो मैंने कहा रैप भी होना चाहिए। श्योर। केड़ी शै दी अकड़ वे बंदिया, की है तेरे पल्ले बंदिया, ऐब किसी का बेनिकाब न कर, खुदा कर लेगा खुद तू हिसाब न कर, बात बात पे यूं एहसान जताने वाले, अपनी नेकियां खराब न कर, मुका में नुकता बदल गया मेरा, निखर रहा था सब बिखर गया मेरा, हिसाब से जीऊंगी जिंदगी में अपनी के कितनी गलती पता चल गया मेरा, इश्क को पी जा इश्क उतार अंदर, तू बाकी न रहेगा बस यार अंदर। वाह वाह वाह, तू नहीं रहेगा बस रहेगा यार यार। वेरी डीप। ये खुदा की जात के लिए कि मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ तुम रहोगे और खुदा रहेगा। सो हैव यू कोलैबोरेटेड विद समवन, विद सम आर्टिस्ट, और यू हैव अ प्लान कि कोलैबोरेट करना है किसी? yes. अक्सर होता है ना रैपर्स Yes, yes. फीचर करते हैं गानों में। बिल्कुल, इंशाल्लाह है, और अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, बट या मैं चाहूँगी कि जब वो आएगा तो आप सब लाजमी देखिए। Surprise है। यस, इट्स अ सरप्राइज। ठीक है, तो कब तक आएगा? मेरे ख्याल से 3 मंथ्स लगेंगे, 3 months क्योंकि लगेंगे। मिक्स मास्टरिंग, आपको पता है रैप एक हिप हॉप चीज़ है, तो आपको उस हिसाब से उसकी मिक्सिंग करनी पड़ती है, इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, प्रॉपर आपको लिरिक्स पे अपने प्रॉपर काम करना पड़ता है। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। वैसे तो हमारे बहुत सारे टैबूज हैं, जैसे कोई फीमेल कोई स्पोर्ट्स प्लेयर भी होती है तो उसको भी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बीइंग अ फीमेल, जी बीइंग एन आर्टिस्ट। अगर आप शोबिज में हैं तो लोग वैसे ही आपको जरा इजी लेते हैं, यू नो व्हाट आई एम जी, जी। सेइंग? कितना मुश्किल है सरवाइव करना इस इंडस्ट्री के अंदर, या आपको लगता है कि नहीं मिथ्स हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं? स्टार्ट में बहुत मुश्किल था, आई वुड नॉट लाई, स्टार्ट में बहुत मुश्किल था, लेकिन अब मैंने देखा है बहुत एजुकेटेड लोग हैं, मतलब स्टार्टिंग के 3 to 4 या हम years प्रोफेशनल्स भी कह सकते हैं। प्रोफेशनल्स भी, यस हम कह सकते हैं प्रोफेशनल्स बहुत ज़्यादा हैं अब, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं वो आपको बहुत अच्छा डील करते हैं। ठीक है। वो आपके टैलेंट की कदर करते हैं, वो आपको आगे आने का मौका देते हैं। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो प्रोफेशनल नहीं है वो शायद उस तरह नहीं सपोर्ट करते जिस तरह होना चाहिए। और वो ओवरऑल फिर इमेज भी खराब है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा ऐश, आपकी अचीवमेंट्स का ही हम जिक्र कर रहे हैं, लक्स स्टाइल अवार्ड्स के लिए भी आपको नॉमिनेट किया गया जी, था। जी, जी। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था, फीलिंग्स क्या थी? क्योंकि नॉमिनेट होना ही एक बहुत बड़ी फीलिंग, मतलब बहुत बड़े एजाज की बात होती है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
मुझे नहीं पता था कि मैं लाइफस्टाइल अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई हूँ। अच्छा। मेरी आदत है कि मैं 6 मंथ्स में एक बार ऐश रोहान गूगल पे लिख के सर्च कर लेती हूँ कि यार किसी ने कोई फजूल बात या कुछ लिखा तो नहीं है। अच्छा, तो या कुछ रिएक्शंस वगैरह लोग वीडियोस बनाते होते हैं गानों के ऊपर, यू नो। तो मैंने ऐश रोहान जस्ट लिखा था तो सबसे ऊपर ही आ रहा था कि नॉमिनेटेड फॉर लाइफस्टाइल अवार्ड। तो मुझे वहाँ से पता चला और मैंने ओपन किया लिंक, तो फिर मुझे ऐसे नहीं पता था। फिर बाद में उन्होंने मुझे ईमेल किया और फिर मुझे बाकी चीज़ें पता चली थी। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे पहली तो बात यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन फिर मैंने अपने व्हाट्सएप सबको भेजा। मैंने कहा वोट करो भाई, हम कोशिश कर सकते हैं इफ़ आई कैन विन। तो आई वॉज वेरी हैप्पी। किसको सुनती हैं आप? हु इज योर फेवरेट आर्टिस्ट? मैं ज़्यादा सुनती हूँ बोहेमिया को, अच्छा, NF रियल को, कार्डी बी को सुनती हूँ। यू थिंक बोहेमिया's रैप और टाइप ऑफ म्यूजिक बोहेमिया डू स्टिल रेलेवेंट अभी भी है? मैं आपको एक क्योंकि इट्स बीन हम तो बहुत पुराना उनको जानते हैं, बिल्कुल। ही इज अ लेजेंड बाय। यस, ही इज़ अ लेजेंड। बोहेमिया जैसा रैप आप देखेंगे, जितने भी रैपर्स हैं आप किसी में वो टेस्ट नहीं देखेंगे। ठीक। मतलब वाइब ही अलग है। मतलब मैंने कितने रैपर्स को सुना है, इंडियन रैपर्स को सुना है, पाकिस्तानी रैपर्स को सुना है, लेकिन बोहेमिया जैसी वाइब नहीं है। द वे ही डू रैप इन पंजाबी, पंजाबी की बात करी, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, पिछले कुछ अरसे में हमने देखा है कुछ अच्छे रैपर्स आए हैं, जैसे यंगस्टर्स का नाम है, या फारिस शफी को भी यंगस्टर्स लड़के बहुत पसंद करते हैं, दो कि उनका थोड़ा सा ज्यादा अडल्ट काइंड ऑफ रैप होता है। Yes. लेकिन ये कल्चर आने वाले वक्त में बढ़ेगा? यू सी मोर रैपर्स कमिंग? Yes. क्योंकि कम है कल्चर। अभी एवा बी को भी हमने देखा, फीमेल रैपर जी, जी। अच्छी, उन्होंने भी अच्छा नाम लिया, नाम कमाया। हाउ यू सी? मैं ये समझती हूँ कि आप जब कोई नई चीज़ करते हैं ना, जैसे सिद्धू मूसेवाला था, ठीक है, वो गाने बनाता था, वो एक ट्रेंड लेके आया था। तो एवरीवन इज़ फॉलोइंग द ट्रेंड। ये रैप जो है ये एक हिप हॉप है और मुझे लगता है कि आगे चलना ही हिप हॉप है। मतलब हर गाने में अब आवाम कहती है कि यार थोड़ा बहुत तेज रैप का होना चाहिए। मतलब मैं प्रोड्यूसर्स के पास जाती हूँ, अब वहाँ पे कोई गाना होता है तो स्लो वर्जन होता है, तो मुझे कहते हैं कि ऐश इसमें थोड़ा सा रैप कर दो कि यार ये थोड़ा लो लग सुना रहा है। ये मुफ्त में ज्यादा करवाते हैं, पैसे नहीं देते प्रोड्यूसर? नहीं, अच्छे पहले हमने जैसे बात की कि प्रोफेशनल लोग जो हैं वो पे करते हैं, वो आपके टैलेंट की कदर करते हैं। बट यस, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मुफ्त में ही 4 लाइनें तो हैं, गा दो, क्या जाता गा है। दो। लेकिन ये भाई, हम उसका आर्ट है, वो इतने अरसे से कोशिश कर रही हैं। किसी भी आर्टिस्ट का कोई भी आर्ट है तो आप उसको उसके लिए पे करें प्लीज। ये पता नहीं क्या ट्रेंड है कि यार ये फ्री में कर दो, लोगों को लगता है कि ऐसे ही होता है। आर्टिस्ट के अंदर एक सलाहियत होती है, और किसी में नहीं होती। ये आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहती है फ्री या नहीं करना चाहती है। टाइम हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया। एनीथिंग दैट यू लाइक टू से टू द पीपल हु वाचिंग यू, दिस इज योर कैमरा, कुछ कहना चाहो आप? मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अपने घर में आप अपनी बेटियों के ख्वाब लाजमी पूरा करने दें अरे वाह। और एजुकेट करें beautiful उनको, message. और जिस फील्ड में भी वो जाना चाहती है आप उन्हें सपोर्ट करें और उन पर ट्रस्ट करें और उनको करने दें। थैंक यू। Great. Thank you very much, Aish. So great energy, माशाल्लाह. Keep it up. The best part is कि पिछले 6-7 साल से Aish is struggling और वो रुक नहीं रही हैं, वो अपना काम किए जा रही हैं। सो जो बंदा रुकता नहीं है, एक दिन आता है कि वो ज़रूर उस जगह पे पहुंचता है जहाँ पे वो ड्रीम करता है। हमारी बेस्ट विशेस है सभी आर्टिस्ट के लिए। ये टेक ब्रेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट दिन है जो आज मनाया जा रहा है, उसके हवाले से कुछ आगाही जो है आप तक पहुंचाते हैं। आज जो पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मलेरिया से बचाव का आलमी दिन जनाब मनाया जा रहा है। इसका जो मकसद है वो आवाम में मलेरिया के हवाले से जो अवेयरनेस है और जो खदशात हैं वो दूर करना है, अवेयरनेस फैलाना है, गलत फहमियों से मुतालिक जो आगाही है वो फराहम करना है। और इस दिन सरकारी सतह पर मलेरिया से बचाव के लिए मच्छर मुहिम भी चलाई जाती है। अगर हम देखें जो करंट वेदर चल रहा है ना, वो मच्छरों की अफजाइश के हवाले से बड़ा उनके लिए बड़ा बेहतर मौसम चल रहा है। हाँ। और खास तौर पे जिन घरों में बच्चे हों वहाँ पे बिल्कुल। तो खास तौर पे इस तरह के मौसम में मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है। खास तौर पर जो पार्क्स वगैरह हैं वहाँ पर जाते हुए बच्चों के लिए आपको एहतियात करनी चाहिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रीनरी पे और ठहरे हुए पानी पर मच्छर जो है उनकी अफजाइश होती है बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान हसास तरीन ममालिक में से आलमी इदारा सेहत के मुताबिक हर साल दुनिया भर में मलेरिया के 20 करोड़ केसेस रिपोर्ट होते हैं। क्या करें? सफाई रखें, मच्छर को घर में ना घुसने दें, खिड़कियां दरवाजे बंद करके रखें, ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करें जो आपको बचाएं। और इसकी जो निशानियां हैं, बुखार, कपकपी, सर दर्द, मतली, कमर, जोड़ों में दर्द, सो जो भी अलामात हो फौरन हॉस्पिटल जाएं। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। इस मैसेज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपसे मिलेंगे कल इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सा दिन गुजारिए और हमें कल दोबारा जरूर मिलिए। अल्लाह हाफ़िज़।